Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट है, ये हमारा बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट रहने वाला है। ये हमारे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के बारे में। ये हमारा हिंदी के डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, मैंने आपको भी बताया। इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा। हम हिंदी भाषा को भी समझेंगे, साथ में हम उसके साहित्य का जो इतिहास है उसको भी समझेंगे। तो हिंदी भाषा का और उसके साहित्य के इतिहास के बारे में इस यूनिट मतलब इस चैप्टर के सिलेबस के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको ये हमारा पेपर सेकंड का डिसिप्लिन ए का और माइनर पेपर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एज पर द एनईपी पॉलिसी। तो इसके जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको हम शॉर्ट में कवर करेंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये एक ईजी हो जाए, तो आपका एक बर्डन ना हो जाए सिलेबस का कि आपको ये सारा सिलेबस करना है। शॉर्ट में अगर आप कवर कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ रिविजन के लिए आपके पास टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो इसका सिलेबस के अंडर बताया गया हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हिंदी भाषा का जो विकास है उस सामान्य परिचय के अंदर हम बताएंगे यूनिट 1 के अंदर। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को विभिन्न कालों के रूप में हम बताएंगे। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी के माध्यम से। एंड देन चैप्टर सेकंड है इसमें कि हिंदी भाषा की बोलियां। तो ये जो सब इसकी जो वीडियोस है ना वो हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट को हम इस वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड को। ठीक है, देन हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। आदिकाल का काल विभाजन, उसके नामकरण के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर बताया गया। यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है, ये खा पॉइंट है वो का पॉइंट था। ठीक है, तो इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में कवर करेंगे। एंड देन बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड भक्ति काल, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां समझेंगे और भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इन सभी को डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर थर्ड है कि हिंदी साहित्य के इतिहास रीतिकाल के बारे में, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है रीतिकाल, नामकरण, विशेष, विभिन्न मतों की समीक्षा। एंड चैप्टर नंबर सेकंड है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य एंड रीति मुक्त काव्यों के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर हमारी फोर्थ है हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के बारे में। तो मध्यकालीन जो बौद्ध है और आधुनिक जो बौद्ध है उसमें संक्रमण की परिस्थितियों के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। एंड चैप्टर नंबर सेकंड है कि आधुनिक हिंदी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता, इन को इसके अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड है गद्य विधाओं का उद्भव और विकास के बारे में, लाइक उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, इन सभी चीजों को हम कवर करेंगे यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर। भी आपने देख लिया, ये हमारा सिलेबस था। टोटल 4 यूनिट्स आ रही हैं, किसी में 2 चैप्टर्स हैं तो किसी में 3 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है कि किस कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो हम इसको कवर करेंगे यूनिट वाइज। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसके जो फर्स्ट यूनिट का जो ए पॉइंट है, आप ए बी सी करके समझ लो। यूनिट फर्स्ट में ए और बी दोनों पार्ट करके दिया है, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जो ए पार्ट का जो पोर्शन है उसके अंदर 2 चैप्टर्स दिया है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है तो वीडियो रिलेटेड या अदर एडमिशन रिलेटेड किसी भी से रिलेटेड होती है, अगर वीडियो से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इस और डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी यूनिट नंबर फर्स्ट है हिंदी विकास। तो इसके हिंदी जो का है, हिंदी भाषा का विकास समान परिचय, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम कवर करेंगे। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास दोनों को ही विभिन्न कालों के माध्यम से हम समझेंगे।
तो जो हिंदी भाषा है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख अभिव्यक्ति के द्वारा इसमें प्रस्तुत की गई है। आपको पता है कि हिंदी भाषा ने हमारी संस्कृति और सभ्यता के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, जिसका इतिहास है ना वो 1000 वर्षों तक फैला हुआ है। हिंदी ने हिंदी ने सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, ठीक है, तो बल्कि ये भारतीय समाज के विचारों, भावनाएं और जीवन मूल्य को ये भी अभिव्यक्त करती है। तो हिंदी का जो उद्भव है वो संस्कृत से हुआ है या प्राकृत से तथा अपभ्रंश के माध्यम से विकसित होकर ये वर्तमान स्वरूप तक पहुंची। तो इन सभी से प्रभावित होकर ये उसने अपना एक वर्तमान स्वरूप बनाया है। तो हिंदी साहित्य ने समय समय पर समाज में व्यापक भावनाओं को, विचार और संघर्षों को भी व्यक्त किया है इसके अंदर। तो अब बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा की जो पूर्व पीठिका है उसके उद्भव क्या थे। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है ना यूरोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य शाखाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये जो भाषा है ना संस्कृत से उत्पन्न हुई है और प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए इसने आधुनिक हिंदी को बनाया भी है। हिंदी की जो जड़ें हैं वो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में गहरी उसमें गहराई देखी जा रही है। ये भाषा जो है ना बोलचाल में लंबे समय तक रही है, फिर धीरे धीरे ये साहित्यिक भाषा भी बनने लगी थी। तो हिंदी के उद्भव की जो समय अवधि है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक ही मानी जाती है। जिस टाइम में इसका उद्भव हुआ था। तो प्रारंभ में जिसका स्वरूप है ना वो बोलियों के रूप में हुआ था, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये सभी। तो इन बोलियों के साहित्य ने ही हिंदी के विकास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। ठीक है, तो विकास और इतिहास के बारे में अब देख लेते हैं। जो हिंदी है वो विकास के उसके 3 मुख्य कालों के अंदर विभाजित किया गया है। वो कौन से हैं? आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। जो आदिकाल है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक चला था। ये काल है, ये वीर गाथा काव्य का काल माना जाता है। एंड देन मध्यकाल की बात करें, ये 14वीं से 18वीं शताब्दी तक चला था। ये काल है भक्ति आंदोलन का युग माना जाता है। और आधुनिक काल है वो 18वीं शताब्दी से वर्तमान अभी तक चल रहा है। ये हमारा आधुनिक काल ही है। तो ये जो है ना आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास इस काल में ही हुआ था। तो इन काल में हिंदी के स्वरूप के बारे में, उसकी शब्दावली, उसकी साहित्यिक जो प्रवृत्ति है उसको अलग तरह से प्रस्तुत करती हैं। अब आदिकाल को देख लेते हैं। तो जो आदिकाल है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक था। इसकी ध्वनि के बारे में हम देखेंगे। तो इस काल की जो हिंदी है उसमें ध्वनियां प्राकृत और अपभ्रंश से प्रभावित होकर आई हैं। इसमें बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीयता हमें अधिक देखने के लिए मिलती है। आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसकी व्याकरण के बारे में देखेंगे। तो जो व्याकरण नियम है ना वो इसके अंदर निश्चित नहीं होते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक, इन सभी के प्रयोग में अस्थिरता पाई जाती है आदिकाल के व्याकरण के अंदर। शब्द भंडार के अंदर शब्दावली में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एंड इसके साहित्य में इस समय का जो साहित्य है वो मुख्य वीर गाथा इसका प्रधान होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ है ना वो इसके अंदर युद्ध, शौर्य, वीरता, इन सभी का वर्ण आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मध्यकाल जो 14वीं से 18वीं शताब्दी तक, इसकी ध्वनि के बारे में, तो इसकी जो ध्वनि है ना वो अधिक सरल है और बोलचाल के स्वरूप में भी इजली है। व्याकरण के अंदर तो व्याकरण में स्थिरता आने लगी और भाषा भी अधिक परिष्कृत होने भी लगी है। शब्द भंडार के अंदर तो फारसी और अरबी के जो शब्द है उसका प्रभाव बढ़ने लगा है, क्योंकि इस समय जो है भारत में मुस्लिम शासन का ही शासन रहता था। इस वजह से उर्दू, फारसी और अरबी की भाषाओं का शब्दों का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा था। साहित्य में प्रयोग तो भक्ति साहित्य का उत्कर्ष इसके अंदर बढ़ने लगा था। ये जो काल है ना ये निर्गुण सरगुण भक्ति धारा में विभाजित हुआ था। तुलसीदास, रामचरित, सूरदास, सूरसागर, कबीर, रहीम, मीराबाई आदि ये सभी इसके प्रमुख कवि थे। आधुनिक काल तो 18वीं शताब्दी से वर्तमान के बीच, तो ये 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक आधुनिक काल ही चल रहा है। तो आधुनिक हिंदी की ध्वनि है जो प्रणाली स्थिर और मानक हो गई है। एंड देन व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण के जो नियम है ना वो इसमें इस रूप से निर्धारित किए गए हैं, इसके अंदर नियम लागू किए गए। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी के जो टाइम हमारी जो आधुनिक हिंदी है उसमें ये सारी चीजें मौजूद है हमारे पास। शब्द भंडार के अंदर हमारे पास संस्कृत, अंग्रेजी, बोलचाल की जो भाषा है ना उसके शब्दों का मिश्रण हमारे शब्द भंडार के अंदर मिला हुआ है। साहित्यिक प्रयोग के अंदर तो आधुनिक जो हिंदी है उसमें साहित्य 3 मुख्य प्रवृत्तियों में बांटे गए हैं। वो कौन से? भारत हिंदू युग
की बात करेंगे हम, तो इसको ना नव जागरण काल भी कहा जाता है, भारतेंदु युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य का जब विकास किया था तो उस टाइम में इसका नाम रखा था भारतेंदु युग। इसका किसके थ्रू ये हुआ था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुआ था स्टार्ट। एंड प्रेमचंद युग में यथार्थवादी साहित्य का योग आपको देखने को मिलता है, तो इसको प्रेमचंद का युग माना जाता है। छायावाद में, प्रगतिवाद में से निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद पंत ने काव्य में नवीनता भी दी गई थी। ठीक है, ये इसके पार्ट्स है, आप इसको देख लीजिएगा, मैंने ऐसे शॉर्ट में आपको कवर कर दिया है। तो अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास संस्कृत से होकर सबसे पहले संस्कृत से स्टार्ट हुआ था, वो प्राकृत, अपभ्रंश बोलियों के माध्यम से हुआ और समय के साथ साथ इसमें नए शब्द भी आए, नए व्याकरण नियम भी आए और नई साहित्यिक शैलियां भी इसके अंदर जुड़ती गई। तो आज जो हिंदी है वो न केवल भारत की प्रमुख भाषा है बल्कि विश्व स्तर पर भी वो अपनी एक नई पहचान बना चुकी है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट है तो वो लोग पूछ सकते हैं। एंड देन इस यूनिट जो फर्स्ट मतलब यूनिट जो ए का पार्ट है उसमें 2 चैप्टर हमने फर्स्ट को कर लिया, हम देन सेकंड को करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर का इसका पार्ट सेकंड हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हिंदी जो है वो भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये बात आप सभी लोग जानते हो, कितनी सारी जो भाषाएं वो भारत के अंदर बोली जाती हैं। तो ये जो केवल एक ही भाषा नहीं है बल्कि कई बोलियां इसके समूह में सम्मिलित है। तो हिंदी का जो विकास है, अब हिंदी के विकास के बारे में आप समझोगे तो ये ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी इसका विकास हुआ था। इसकी जो व्यापकता है, विविधता है, इसके अंदर समृद्ध भाषा बनती है। हिंदी और इसकी बोलियों के अंत, संबंध और उसके भूगोलिक विस्तार को समझाने में हिंदी के स्वरूप को जानने के लिए हमारे लिए एक आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी और उसकी बोलियों का अंत संबंध। तो जो हिंदी है वो एकीकृत भाषा होते हुए भी इसके अंदर कई क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती हैं। लाइक बोली कौन सी है? ध्वनि, व्याकरण और शब्द भंडार के आधार पर ही इनको अलग अलग किया जाता है। आधुनिक मानक हिंदी का जो आधार है ना वो खड़ी बोली है, लेकिन जो ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, ये सारी जो बोली है ना हिंदी साहित्य को ही अत्यधिक समृद्ध बनाती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है कि हिंदी और उसकी जो बोलियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो बोलियां हैं वो हिंदी को विविधता और सांस्कृतिक गहराई देती हैं, लेकिन जबकि जो मानक हिंदी है वो संचार का सामान्य माध्यम बनाती है इसको। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। तो हिंदी न केवल भारत के कई राज्यों में बोली जाती है बल्कि विदेशों के अंदर भी इसका व्यापक आपको प्रसार देखने के लिए मिलेगा ही। विदेशों के अंदर भी इसका यूज किया जाता है एंड इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। लाइक हिंदी क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश मुख्य ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें हिंदी प्रशासन, शिक्षा, दैनिक जीवन इन सभी की ये प्रमुख भाषाएं मानी जाती हैं। अब अन्य भाषा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हिंदी गैर हिंदी भाषाई राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का जो उपयोग है वो संचार के लिए ही होता है। तो वो कौन सी हिंदी आती है? मतलब वो आती है हमारी अन्य भाषा क्षेत्र के अंदर। अब भारतीय क्षेत्र के अंदर बात करेंगे जैसे नेपाली और मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी में ये बोली जाती है। एंड ये जो मुख्य रूप से ना ये भारतीय प्रवासियों के कारण ही हो पाया है। ठीक है, जो लोग भारत में रहने वाले थे स्टार्टिंग से वो भारत में रहे अपनी एजुकेशन के लिए या फिर अपने करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, अपनी जॉब्स के लिए वो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उन सभी के थ्रू ही इन सभी जगह पे हमारी जो हिंदी भाषा की बोली है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे ये हमारी जो भाषा जो विदेश तक गई है इसका जो मुख्य कारण है वो भारत में जो भारतीय प्रवासी हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, उनके थ्रू ही हो पाया है। हिंदी भाषा की बोलियों की बात करेंगे तो जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। जिससे पश्चिमी हिंदी ये खड़ी बोली है, ब्रज भाषा, हरियाणवी, ये सारी पश्चिमी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। एंड राजस्थानी बोलियों के अंदर मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी यूज की जाती है। ठीक है,
तो जो बोलियां हैं वो केवल बोलचाल का माध्यम नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय साहित्य की, मतलब ये क्षेत्र के साहित्य के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में एक महत्वपूर्ण चिन्ह के थ्रू हमें बताती हैं। ठीक है, तो परंपराओं की एक वाहक भी होती है। तो ये सिर्फ बोलचाल के माध्यम नहीं है, बल्कि उसकी संस्कृति, उसके साहित्य और उसकी परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। तो भारत की अन्य भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी बोलियां, तो महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में जो प्रवासी समुदाय हैं वो अपनी बोलियां जैसे भोजपुरी, अवधी, ये सारी यूज करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये जो बोलियां हैं वो स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से परिवर्तित होती रहती हैं। भारत के बाहर बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो भारत के जो बाहर बोली जाने वाली है, भोजपुरी, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, ये बड़े पैमानों पर बोली जाती हैं आउट ऑफ इंडिया। तो इन सभी क्षेत्रों में हिंदी बोलियों ने स्थानीय भाषाओं के साथ मिलकर नए रूप से इसको विकसित किया, जैसे कैरेबियन हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ब्रज, खड़ी, बोलियन, अवधी भाषा, इन सभी का परिचय देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा के बारे में बात करेंगे। ये जो भाषा है ना, ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी भक्ति की जो साहित्य है ना, वो भाषा, सूरदास जैसे कवियों ने इस ब्रज भाषा का इसका इस्तेमाल किया है। एंड तो इसकी भक्ति के जो कवि हैं, काव्य हैं, कविताएं हैं, इन सभी के थ्रू उसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। खड़ी बोली के अंदर जो हिंदी है वो मानक हिंदी की ही नींव है और मुख्य रूप से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर भारत में ये बोली बोली जाती है। सरलता और लचीलेपन के कारण ही इसे साहित्य और प्रशासन की भाषा बनाया गया था। अवधी की बात करेंगे तो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो इसी भाषा का रूप है, अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इन तीनों बोलियों का जो सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है बहुत अधिक है और आधुनिक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है, जबकि ब्रज और अवधी ने हिंदी साहित्य के गौरव को प्रदान किया। ठीक है, तो हिंदी जो है वो एक व्यापक विविधतापूर्ण एक भाषा है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूप से प्रस्तुत होती है। तो जो अनेक जो बोलियां हैं और हिंदी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका एक संगम है हमारी ये बोलियां सारी। तो ये जो इसका भारत और विदेशों में भी फैला हुआ है स्वरूप, जैसे विश्व की जो महत्वपूर्ण भाषा है उसमें भी इसको अपना एक स्थान दिलाता है। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पार्ट का है, ठीक है, भाग का, उसके हमने दोनों चैप्टर्स को कवर कर लिया। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई वीडियो फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे, तो इसी के लिए तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।